हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 41। ज़रा देखते हैं हम लोग आज के रूल्स को। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, आपको एक ग्रुप दिखाई देगा त्रिगीतम फोरम क्लब, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जितने भी लेक्चर्स हैं यहाँ पर इसके PDF आप अगर आपको चाहिए तो आप इस नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और इसका लिंक भी मैं दे रखा हूँ कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जा कर के डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको PDF दिखाई दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करना, प्रिंट आउट निकालना, सब कुछ कर सकते हो वहाँ से। ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं कि जिन्हें भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। अब ज़रा बात करते हैं आज के एक टॉपिक के ऊपर, देखते हैं। अभी प्रेपोजिशन कंटिन्यू है। ठीक है। ज़रा देखिए, एक होम है ना, एक ये ऐसा वर्ड है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, लोगों को समझ नहीं आता कि कब इसके पहले एट लगता है, इन लगता है या फिर नहीं लगाएंगे, इसके पहले प्रेपोजिशन कब आता है कब नहीं आता है, अगर आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो इस वर्ड के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। जैसे इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखो। यहाँ पर मैं लिखा हूँ आई एम गोइंग टू देयर। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर क्या है? देयर आपका है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और किसी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले हम लोग किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते, इसलिए ये क्या है? गलत है। आई एम गोइंग देयर होगा, ये इसका करेक्ट है। देयर के पहले टू का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि देयर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और किसी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले हम लोग प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। क्लियर? अब इसी तरीके से यहाँ पर देख लो, यहाँ आई एम गोइंग टू होम। अब यहाँ पर होम जो है, समझना इस बात को, आई एम गोइंग टू होम है और आई एम गोइंग टू माई होम है, दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, ये जो होम आया है ये सिंगल आया है, इसके पहले कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं है, मतलब इसके पहले किसी भी डिटरमाइनर का यूज़ नहीं है। यहाँ पर आप होम देख रहे हो तो इसके पहले डिटरमाइनर का यूज़ है, माई है ना, और फिर योर या फिर आवर, ये सारे क्या हैं? डिटरमाइनर होते हैं। अब होम के पहले जब किसी डिटरमाइनर का इस्तेमाल है तब आप इसके पहले टू का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन होम सिंपल आया है, इसके पहले किसी भी डिटरमाइनर का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसके पहले आप टू का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? समझो अब कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होम अगर सिंगल आया है ना, इसके पहले कोई भी डिटरमाइनर का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये होम जो है काम करता है एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ रहे हो? और जब भी कोई वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है तो उसके पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। और अगर किसी, अब जानते हो कि डिटरमाइनर किसके पहले यूज होता है? डिटरमाइनर यूज करते हैं हम लोग नाउन के पहले, है ना। तो समझो, अब ये जो होम आया है इसके पहले माई जो है, माई क्या है? डिटरमाइनर है। इसके पहले अगर कोई डिटरमाइनर का यूज हो गया तो यह जो है माई होम, ये काम करेगा एज अ नाउन। ठीक है। तो नाउन के पहले हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले हम लोग किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस जो आया है बिना डिटरमाइनर का, इसके पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर किसी भी वर्ड के पहले, मतलब होम के पहले, अगर होम के पहले कोई डिटरमाइनर आया है तो ये होम जो है ये नाउन की तरह काम करेगा, और नाउन के पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था कि आई एम गोइंग टू होम नहीं होता, आई एम गोइंग टू माई होम हो सकता है, क्योंकि होम के पहले माई है, होम के पहले माई या फिर आवर योर कुछ भी नहीं है, तो इसके पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस था आई एम गोइंग टू देयर, ये गलत था। क्यों? क्योंकि देयर क्या था? एडवर्ब ऑफ प्लेस था। इसी तरीके से होम भी यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और दोनों के पहले हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसको अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे, आई एम गोइंग होम, सिंपल लिखोगे आई एम गोइंग होम। ठीक है, आई एम गोइंग होम लिखोगे। अगर आपको टू का इस्तेमाल करना ही है तो इसके पहले माई लिख दो, आई एम गोइंग टू माई होम। समझ रहे हो? तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। तो आपको यहाँ समझना होगा कि होम के पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ से टू को अगर आप हटा देते हो, टू को यहाँ से अगर आप हटा देते हो तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अब फिर टू को अगर आपको रखना ही था, अगर टू को आपको रखना ही था
तो इसके पहले कोई भी डिटरमाइनर, जैसे यहाँ पर माई का यूज है, ये लगा दो, तब ये नाउन की तरह काम करेगा, तब उसके पहले प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब समझो यहाँ पर देखो हम लोग गलती क्या करते हैं पता है, हम लोग को अगर कहना होता है कि अभी मैं घर पर हूँ, तो पर हिंदी में बोलते हैं कि हम अभी घर पर हैं, है ना, और फिर मैं अभी घर पर हूँ, तो पर हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इंग्लिश में भी लोग ऐट कह देते हैं। लेकिन होम के पहले ध्यान रखना, ऐट का इस्तेमाल का मीनिंग अलग हो जाता है, समझो। तो अगर आपको कहना हो कि मैं घर पर हूँ, तो सिंपली कहोगे आई एम होम। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम एट होम, समझ रहे हो बात को। और फिर आई एम इन होम, क्यों नहीं होगा इसके पहले एट और इन, आप तो समझ चुके हो क्यों, क्योंकि घर पर हूँ इसका मतलब घर क्या है, आपका होम जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करोगे। क्लियर। तो यहाँ पर आप नहीं लिख सकते आई एम एट होम, हालांकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, लोग बहुत जल्दी यूज़ करते हैं, खास करके इंडिया में, है ना। तो कई बार आपको करेक्ट भी देखने को मिल सकता है कि हाँ ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस सेंस में करेक्ट होता है। लेकिन अगर आप एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह होम को यूज़ कर रहे हो, तो इसके पहले आप क्या नहीं यूज़ करोगे, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करोगे। क्लियर। अब समझो यहाँ आप लिख सकते हो कि आई एम एट माई होम, अगर इसके पहले माई का इस्तेमाल कर देते हो, डिटरमाइनर का इस्तेमाल कर देते हो, तो माई होम आपका नाउन की तरह काम करेगा, और नाउन के पहले आप एट का इस्तेमाल कर लो, इन का इस्तेमाल कर लो, जहाँ भी जिसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो प्रीपोजिशन का। लेकिन अगर होम आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है और होम के पहले कोई भी डिटरमाइनर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तब उसके पहले आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करोगे। ठीक है। अब समझो यहाँ पर है आई एम एट माई होम, आई एम एट माई होम लिख सकते हो, लेकिन फिर आई एम होम लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर होम के पहले कोई भी डिटरमाइनर का इस्तेमाल नहीं, तो उसके पहले किसी भी प्रीपोजिशन का यूज आप नहीं करोगे। क्लियर है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो आई एम एट माई होम, आई एम इन योर होम, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है। अब जरा समझो, हालांकि होम है तो इन का इस्तेमाल ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, ऐट का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन प्रीपोजिशन का यूज करना है तो आप इन भी लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर किसी के घर में होने की बात कही जाए तो ऐट का इस्तेमाल ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, हालांकि इन भी गलत नहीं है आपका। क्लियर। अब समझो, अब एक बात और समझना, एक बात और आपको क्या समझना है कि एट होम भी होता है, एट होम भी होता है, लेकिन एज अ फ्रेज होता है और इसका मीनिंग अलग होता है। घर पर रहने की बात को नहीं, इसका मीनिंग ही अलग होता है। तो एट होम का मतलब होता है क्या, एट होम का मतलब होता है बी कंफर्टेबल, है ना, बी एट होम और फिर फील एट होम, जहाँ भी आपको दिखाई दे, है ना, बी एट होम और फिर फील एट होम। तो ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है बी कंफर्टेबल। जैसे देखो यहाँ पर आई फील एट होम, मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। व्हेन आई एम विथ माई बेस्ट फ्रेंड, जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर बी एट होम और फिर फील एट होम, जहाँ भी आपको दिखाई दे इसका मतलब समझना कि इसका मीनिंग होता है बी कंफर्टेबल। लेकिन घर पर रहने की बात कही जाए तो सिंपली आप कहोगे आई एम होम। क्या कहोगे, आई एम होम, मतलब मैं घर पर हूँ, इसका ये मीनिंग है। ठीक है। तो देख लो, इसको ट्रांसलेट मत कर लेना अपने हिंदी लैंग्वेज में या फिर अपना लोकल लैंग्वेज में, पता चला कि आप मतलब ये कहने का मतलब है कि आपका लैंग्वेज से कोई लेना देना आपका ये अंग्रेजी से नहीं है। ठीक है। काफ़ी डिफरेंस होता है ग्रामर में। तो यहाँ तक आप समझ गए। एक चीज़ कोई और याद रखो, देखो यहाँ पर है एट होम। अभी मैं बताया कि एट होम मतलब बी एट होम या फिर फील एट होम का मतलब होता है बी कंफर्टेबल, लेकिन एट होम के साथ अगर इन लगा हो तो इसका मतलब होता है फेमिलियर टू। क्या मतलब होता है इसका, फेमिलियर टू, जिसका मीनिंग होता है टू नो अ लॉट अबाउट, मतलब किसी प्रोसेस के बारे में अगर आपको बहुत जानकारी है या फिर आप जानते हो अच्छे से, किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना भली भांति जानते हो, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो एट होम इन, जिसका मतलब होता है फेमिलियर टू। समझ रहे हो बात को। जैसे मैं कहूँ कि आई एम फेमिलियर टू आईफोन 14 प्रो, इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आईफोन 14 प्रो को यूज़ करना जानता हूँ, या फिर मैं आईफोन 14 प्रो को मतलब ये कैसे काम करता है ये मैं बखूबी जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानना, कि कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई टूल्स ऐसा है
कि वो किस तरीके से काम करता है, आपको उसका यूज़ आता हो अच्छे तरीके से, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो एट होम इन। ठीक है, अब समझना, देख लो यहाँ पर है आई एम एट होम इन आईफोन 14 प्रो, ये भी लिख सकते हो। देख लो यहाँ पर क्या था, फेमिलियर टू था। फेमिलियर टू का मतलब क्या होता है और फेमिलियर विथ, ये दोनों में क्या फ़र्क होता है मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, फेमिलियर टू का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रोसेस के बारे में जानकारी होना, किसी चीज़ के यूज़ के बारे में अगर आप जानते हो कि कैसे यूज़ किया जाता है उसको, तब आप फेमिलियर टू का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर फेमिलियर के साथ विथ का प्रयोग हो जाए तो इसका मतलब है कि आप किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से आप चिर परिचित हो, उसको पहले से आप जानते हो। ठीक है, अब ज़रा देख लो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मीनिंग कि आई एम एट होम इन आईफोन 14 प्रो का मतलब आई एम एट होम इन आईफोन 14 प्रो, इसका मतलब हुआ आई नो हाउ टू यूज़ आईफोन 14 प्रो। समझ गए, मतलब मैं जानता हूँ कि आईफोन 14 प्रो को यूज़ कैसे किया जाता है, इसका यूज़ क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इसकी जानकारी मुझे है। क्लियर। अब बात आती है कि फेमिलियर टू और फेमिलियर विथ के बीच क्या फ़र्क होता है। तो फेमिलियर टू का मतलब होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना या फिर कोई ऐसे चीज़ के बारे में जानना कि वो किस तरीके से कार्य करता है और उसका फंक्शन क्या क्या है, ये आपको भली भांति आता है। ठीक है, तब वहाँ पर हम लोग फेमिलियर टू का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी चीज़ के प्रोसेस के बारे में जानना फेमिलियर टू होता है, और किसी वस्तु के बारे में पहले से जानकारी होना, है ना, चिर परिचित होना किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ के, किसी वस्तु के बारे में, तब वहाँ पर आप फेमिलियर विथ का इस्तेमाल करते हो। देख रहे हो यहाँ पर। अब जरा देखो एग्जाम्पल देखो, आई एम ऑलरेडी फेमिलियर विथ योर गर्लफ्रेंड, मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पहले से जानता हूँ, है ना। तो जानने के सेंस में मतलब मैं उससे पहले से चिर परिचित हूँ। तब परिचित होने के सेंस में आप किसी व्यक्ति के साथ फेमिलियर के साथ विथ का इस्तेमाल करते हो। आगे देखो, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई एम नॉट फेमिलियर विथ योर पोइट्री, मतलब मैं तुम्हारे पोइट्री से चिर परिचित नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट्री की बात कही जा रही है कि मैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके पोइट्री को मैं पहले नहीं देखा हूँ, है ना, और फिर इसके बारे में नहीं सुना हूँ, इसको नहीं पढ़ा हूँ। समझ गए। तो फेमिलियर विथ का मतलब होता है किसी वस्तु के साथ चिर परिचित होना, पहले से जानना, या फिर किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति को पहले से जानना, चिर परिचित होना। क्लियर है। और फेमिलियर के साथ अगर टू आ गया, इसका मतलब किसी चीज़ के प्रोसेस के बारे में जानना। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, और यही बात यहाँ पर है कि एट होम इन का मतलब होता है फेमिलियर टू, मतलब किसी वस्तु के कार्य करने के प्रोसेस के बारे में जानना, है ना, या फिर किसी चीज़ के जानकारी होना, किसी के प्रोसेस के बारे में जानकारी होना। एट होम इन होता है, सिंपली एट होम रहे तो उसका मतलब होता है टू बी कंफर्टेबल। क्लियर। बी एट होम और फिर फील एट होम, ये वर्ड दिखाई दे दे तो उसका मतलब होता है बी कंफर्टेबल विथ। क्लियर। चलिए आप यहाँ तक समझ गए। तो एक बार आप देख लो थ्योरी को जो मैं लिख रखा हूँ यहाँ पर, फिर से पढ़ो। यहाँ पर क्या बोला है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता, है ना। तो होम जब सिंगल रहे तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, इसलिए उसके पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। जब होम अकेला है तो यह एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, इसलिए इसके पहले हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते। ठीक है। फिर है कि जब इसके पहले कोई डिटरमाइनर आ जाता है तो यह नाउन की तरह काम करता है, और नाउन की तरह काम करे तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। क्लियर। फिर से देख लो यहाँ पर, आई एम गोइंग टू देयर नहीं होता, आई एम गोइंग देयर होता है। क्यों? क्योंकि देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इसके पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। फिर आई एम गोइंग टू होम नहीं होता, आई एम गोइंग होम होता है, और फिर आई एम गोइंग टू माई होम होता है ना। जब इसके पहले डिटरमाइनर का इस्तेमाल है तो इसके पहले टू का इस्तेमाल करेक्ट होता है, और अगर इसके पहले कोई भी डिटरमाइनर नहीं आया तो इसके पहले आप टू का इस्तेमाल नहीं करोगे, टू को हटा करके यूज़ करोगे। आई एम होम अगर आप सिंपली बोलते हो कि आई एम होम, इसका मतलब हुआ आप अगर हॉलीवुड वगैरह फिल्म देखते होगे, हॉलीवुड की फिल्म वगैरह, तो उसमें देखना ये फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं आई एम होम, वेयर आर यू, आई एम होम। तो इसका मतलब हुआ कि मैं घर पर हूँ, ऐसा नहीं कहते कि आई एम एट होम। समझ गए। एट होम कह दिया, इसका मतलब है कि वो किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी कंफर्टेबल है। क्लियर। तो आई एम होम होता है, घर पर होने की बात कही जाए तो आई एम होम होता है। आई एम एट होम नहीं होता, आई एम इन होम नहीं होता, ऐसे नहीं होता, है ना। अगर एट और इन ये सब का इस्तेमाल करना हो तो इसके पहले माई लगा दो, योर लगा दो, आवर लगा दो, कोई भी डिटरमाइनर का इस्तेमाल कर दो। क्लियर। तब इसके पहले आप क्या यूज़ कर सकते हो, किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हो जब उसके पहले डिटरमाइनर हो।
क्लियर। अब ज़रा फिर से देख लो, बी और फिर फील एट होम, बी एट होम और फिर फील एट होम का मतलब है बी कंफर्टेबल। आई फील एट होम व्हेन आई एम विथ माय बेस्ट फ्रेंड, जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होता हूँ तब काफ़ी कंफर्टेबल होता हूँ। एट होम इन का मतलब फेमिलियर टू, है ना, फेमिलियर टू और फेमिलियर विथ के बीच डिफरेंस बता दिया। इसका मतलब होता है टू नो अ लॉट अबाउट, किसी प्रोसेस के बारे में, खास करके किसी चीज़ के प्रोसेस के बारे में आप अच्छे से जानते हो तब वहाँ पर इस्तेमाल करोगे एट होम इन और फिर फेमिलियर टू। आई एम फेमिलियर टू आईफोन 14 प्रो, मतलब आईफोन 14 प्रो कैसे काम करता है उससे मैं फेमिलियर हूँ, है ना, मतलब उस चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ कि वो कैसे काम करता है। इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो आई एम एट होम इन आईफोन 14 प्रो। अब इसका देखो एकदम शब्द से अगर आप इसका ट्रांसलेट करते हो तो आप गलती कर दोगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग निकालोगे तो क्या होगा कि मैं आईफोन 14 प्रो में घर पर हूँ, ऐसा कुछ निकल जाएगा, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आई एम एट होम इन आईफोन 14 प्रो, इसका मतलब होता है कि आई नो हाउ टू यूज़ आईफोन 14 प्रो, है ना, इसके यूज़ के बारे में जानता हूँ, ये कैसे फंक्शन करता है, ये सब कुछ मुझे पता है। क्लियर। फेमिलियर के साथ विथ आता है, इसका मतलब आप किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से पहले से आप उसको जानते हो। क्लियर। और किसी के प्रोसेस के बारे में जानना टू होता है, किसी चीज़ को जानना, किसी व्यक्ति को जानना विथ होता है फेमिलियर के साथ। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। आई एम ऑलरेडी फेमिलियर विथ योर गर्लफ्रेंड, मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पहले से जानता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई एम नॉट फेमिलियर विथ योर पोएट्री, मैं तुम्हारे पोएट्री के बारे में नहीं जानता, मैं पहले से नहीं पढ़ा हूँ, नहीं सुना हूँ। क्लियर। तो एक तो किसी समथिंग के बारे में है योर पोएट्री, किसी व्यक्ति के बारे में है योर गर्लफ्रेंड, है ना। तो इस तरीके से आप फेमिलियर के साथ विथ लगाओगे। किसी चीज़ के प्रोसेस की बात कही जाए तो फेमिलियर के साथ टू लगाओगे। चलिए, यहाँ तक होम वाला वर्ड जो है पूरा क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। अब समझो फॉल एक वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। वैसे आप इस पर गौर करोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो सबका मीनिंग आप आसानी से कैच कर पाओगे। ठीक है। देखो, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। तो गिरने के सेंस में अब सारे फ्रेजल वर्ब्स जो भी हैं इसके साथ सबको थोड़ा सा मतलब सोच समझ करके यूज़ करने की कोशिश करना, मतलब इसके एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग होता क्या है और याद भी रख पाओगे चीज़ों को। देखो, फॉल बाय का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से गिर जाना, है ना। डिक्रीज बाय मतलब घट जाना, इसका मतलब क्या है, घट जाना। खास करके प्राइस वगैरह के बारे में होता है। अगर प्राइस कितने % से घट गया है तो घटने के सेंस में आप फॉल बाय लगाते हो, जैसे डिक्रीज बाय लगाते हो। मैथमेटिक्स में आप लोग सॉल्व करते हो, है ना, कि प्राइसेस डिक्रीजेस बाय 20%, इस तरीके से आप यूज़ करते हो। तो डिक्रीज बाय की जगह पर आप फॉल बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका मतलब होता है घट जाना। द प्राइस ऑफ नाइकी शूज़ हैज़ फॉलन बाय 20% दिस सीजन, गर्मी का मौसम है ना, तो शूज़ का प्राइस क्या हो रहा है, घट गया है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो फॉलन बाय 20% है, मतलब घट गया है, कम हो गया है। तो फॉल बाय का मतलब होता है डिक्रीज बाय, कम होना। फिर है फॉल ऑल ओवर। देखो, एक होता है फॉल ओवर और एक होता है फॉल ऑल ओवर, दोनों को एक साथ देखेंगे। देखो, पहले आप समझो कि फॉल ऑल ओवर का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है डिस्प्ले एक्सेसिव लव और शो एक्सेसिव ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स, या फिर होता है टू गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन, मतलब किसी का सम्मान करना, है ना, और किसी की इज्जत करना, है ना, बहुत ज़्यादा किसी को चाहना और उसको अटेंशन देना। तो इस सेंस में इस्तेमाल होता है फॉल ऑल ओवर। जैसे देखो यहाँ पर व्हेन एस.सी. वर्मा सर एंटर्ड द क्लासरूम, जब एस.सी. वर्मा सर, है ना, काफ़ी बहुत बड़े ऑथर हैं ये फिजिक्स के बुक का, तो उन्हीं के बारे में है ये, कि जब वे क्लासरूम में एंटर करते हैं, एवरी एक्साइटेड स्टूडेंट फेल ऑल ओवर हिम एंड स्टूड अप एट देयर प्लेसेस, मतलब जितने सारे स्टूडेंट थे जो पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उनसे मिलने को, फेल ऑल ओवर हिम, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेल ऑल ओवर हिम का मतलब हुआ कि काफ़ी ज़्यादा अपना प्रेम दिखाए और अपने अपने जगह पर क्या हुए, खड़े हो गए, है ना। तो किसी के प्रति बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लव शो करना, ग्रेटिट्यूड शो करना, है ना, बहुत ज़्यादा किसी को अटेंशन देना, तो ये क्या कहलाता है, फॉल ऑल ओवर। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं फॉल ओवर का क्या मतलब होता है। एक तो फॉल ऑल ओवर देख लिए, अब देखते हैं फॉल ओवर का मतलब क्या होता है, लास्ट में है शायद, यहाँ देख लो। फॉल ओवर का 3 मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है ज़मीन पर गिर पड़ना, फॉल ओवर, ठीक है। दूसरा मीनिंग होता है बैंकरप्ट हो जाना, है ना। बैंकरप्ट हो जाना मतलब उसको क्या कहते हो, कंगाल हो जाना, है ना।
तीसरा है टू स्टॉप वर्किंग, मतलब काम करना बंद कर देना। देखो तीनों के मीनिंग में एक एक सेंटेंस। शी ट्रिप्ड एंड फेल ओवर, ट्रिप्ड का मतलब होता है फिसल जाना, है ना, वो फिसल गई और ज़मीन पर गिर गई, तो ज़मीन पर गिरने के सेंस में फॉल ओवर का मीनिंग है यहाँ पर। फिर किंगफिशर कंपनी विल बी फॉलिंग ओवर सून, मतलब किंगफिशर कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, है ना, तो बैंकरप्ट होने के सेंस में फॉल ओवर का मीनिंग यहाँ पर। फिर है माई कंप्यूटर फेल ओवर, मेरा कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया, तो टू स्टॉप वर्किंग के सेंस में है यहाँ पर फॉल ओवर। क्लियर है? तो फिर से समझो, मैं रिपीट कर दूंगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फॉल ओवर का 3 मीनिंग। पहला मीनिंग ज़मीन पर गिर पड़ना, ज़मीन पर गिर पड़ना। दूसरा बैंकरप्ट हो जाना। तीसरा टू स्टॉप वर्किंग। और इसके पहले बताया था फॉल ऑल ओवर, तो फॉल ऑल ओवर का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा किसी को प्रेम दिखाना, है ना, एक्सेसिव लव शो करना, या फिर क्या करना, किसी के को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना। क्लियर? अब जरा देखते हैं आगे। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना, टू नॉट बी कंप्लीटेड, है ना, कोई काम को आप करना चाह रहे हो पहले से और वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आप कहोगे ये काम फेल कर गया, है ना, फॉल थ्रू कर गया। तो फॉल थ्रू का क्या मीनिंग हुआ? टू फेल, यहाँ क्या मीनिंग है? टू फेल, और फिर टू नॉट बी कंप्लीटेड, मतलब कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाया। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि आर प्लान्स फेल थ्रू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के वजह से क्या हो गया, हम लोगों का प्लान फेल थ्रू कर गया, मतलब फेल कर गया, है ना, फेल कर गया, सक्सेस नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो कंप्लीट नहीं होने के सेंस में, सक्सेस नहीं होने के सेंस में हम फॉल थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉल थ्रू का इस्तेमाल होता है टू फेल कर जाना, टू नॉट बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट आपका फॉल अपार्ट, देख लो इसको आप अच्छे से इसका अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका मीनिंग एकदम क्लियर दिखाई देगा आपको। ठीक है, फॉल अपार्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मैं बता चुका हूँ पहले भी, है ना, तो फेल अपार्ट का सेम मीनिंग होता है। ब्रेक डाउन कब बताया था? जब मैं फ्रेजल वर्ब्स पढ़ा रहा था एसपी बक्सी वाला। तो इसका मतलब होता है टूट जाना या फिर बिखर जाना। टूटने के सेंस में देखो, कोई चीज़ अगर ज़मीन पर गिर जाती है तो वो टुकड़ों में बट जाती है ना, तो उसको भी टूट जाने के सेंस में कहेंगे। कोई व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा विपत्ति आ रखा है और वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, तो उसके सेंस में भी हम क्या यूज़ करते हैं? फॉल अपार्ट या फिर ब्रेक डाउन का। क्लियर? दूसरा मीनिंग होता है टू स्टॉप वर्किंग। देख लो सबके सेंस में एक एक सेंटेंस है यहाँ पर। शी फेल अपार्ट व्हेन हर चाइल्ड डाइड, मतलब जब उसका बच्चे का डेथ हो जाता है तब वह क्या हो गई? अंदर से टूट गई। तो टूटने का सेंस यहाँ पर पकड़ में आ रहा है ना। फिर है हर मैरिज फाइनली फेल अपार्ट, मतलब किसी की शादी जो है वो टूट गई है, मतलब अंततः उसकी शादी टूट गई, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाई, है ना। तो हर मैरिज फाइनली फेल अपार्ट, मतलब यहाँ भी टूटने के सेंस में ही है। फिर है द मिरर फेल डाउन द ग्राउंड एंड फेल अपार्ट, मिरर जो है ये गिर जाता है ग्राउंड पे और फेल अपार्ट मतलब टुकड़ों में बट जाता है। फिर माई कार फेल अपार्ट, मतलब जो कार है मेरा वो स्टॉप कर गया वर्किंग, है ना, मतलब टू स्टॉप वर्किंग के सेंस में यहाँ पर फॉल अपार्ट का। तो यहाँ पर देख रहे हो टूटने के सेंस में, स्टॉप वर्किंग के सेंस में फॉल अपार्ट और ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है आप समझ रहे हो। क्लियर? फिर है यहाँ पर फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हट जाना या फिर युद्ध के मैदान छोड़ करके भाग जाना। जैसे यहाँ पर बोला है द एनिमी फेल बैक, एनिमी जो है, दुश्मन जो है वो पीछे हट गए, मैदान छोड़कर भाग गए। नेक्स्ट है आपका फॉल बैक के साथ अगर ऑन लगा दें, है ना, यहाँ पर फॉल बैक था, इसके साथ अगर ऑन लगा दें तो फॉल बैक ऑन का मतलब होता है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब आप लोग जानते हो, इसका मतलब होता है निर्भर होना, है ना। रेकन ऑन का मतलब भी होता है निर्भर होना या फिर सहारा लेना। बैंक ऑन या फिर बैंक अपॉन, इसका मतलब भी होता है निर्भर होना। क्लियर? तो याद रखना फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हट जाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। लेकिन फॉल बैक के साथ अगर ऑन आ जाता है तो इसका मतलब होता है काउंट ऑन, रेकन ऑन, बैंक ऑन, जिसका मतलब होता है निर्भर होना या फिर सहारा लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर है व्हेन द बिजनेस फेल्ड, जब बिजनेस फेल कर गया, वी हैड टू फॉल बैक ऑन आवर सेविंग्स, तो हमें क्या करना पड़ा? हमारे अपने सेविंग्स के ऊपर निर्भर होना पड़ा या फिर अपने सेविंग्स का सहारा लेना पड़ा। तो सहारा लेने के सेंस में, निर्भर होने के सेंस में यहाँ पर किसका यूज हुआ है? फॉल बैक ऑन। क्लियर? फॉल बैक का मतलब आप समझ गए, मैदान से पीछे हट जाना, मतलब युद्ध से पीछे हट जाना। दूसरा मीनिंग अगर फॉल बैक के साथ ऑन आ गया तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होना। क्लियर?
फॉल फॉर का मतलब होता है आकर्षित होना, किसी के ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाना, है ना, प्यार हो जाना किसी को, इसको भी कहते हैं फॉल फॉर। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ आई एम फॉलिंग फॉर यू, इसका मतलब हुआ मैं तुमसे बहुत आकर्षित हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, ये भी इसका मीनिंग निकलेगा, है ना। फिर यहाँ पर आई फेल फॉर द न्यू मॉडल ऑफ दिस बाइक, इस बाइक का जो न्यू मॉडल है उसके प्रति मैं काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हूँ, आकर्षित हूँ, है ना, मतलब मुझे लेना ही लेना है। तो फॉल फॉर का मतलब आकर्षित होना होता है, आप समझते हो पहले से भी। अब समझो फॉल इन, फॉल इन का क्या मतलब, पंक्तिबद्ध होना। इसका मतलब क्या, पंक्तिबद्ध होना, मतलब बच्चे अगर फील्ड में प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, आप उन्हें बुला रहे हो कि आ जाओ भाई फॉल इन करो, तो फॉल इन करने का मतलब कि वो लाइन में खड़ा हो जाओ, है ना, एक लाइन में एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। तो वही यहाँ पर द टीचर शाउटेड एट द चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर टीचर ने शाउट किया, चिल्लाया, एंड ऑर्डर देम टू फॉल इन, और उन्हें क्या ऑर्डर दिया कि एक लाइन में खड़े हो जाओ, है ना। तो फॉल इन का मतलब होता है एक पंक्ति में एक लाइन में खड़े हो जाना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर फॉल आउट कह दूँ, फॉल के साथ आउट कह दूँ, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, खैर, है ना, झगड़े करना, आर्ग्यू करना। और एक मीनिंग यहाँ पर इसका भी होगा, इसका उल्टा भी, फॉल आउट का मतलब कि पंक्ति से बाहर हो जाओ, है ना। तो फॉल इन का मतलब पंक्तिबद्ध होना, फॉल आउट का मतलब पंक्ति से बाहर हो जाओ। क्लियर। चलिए यहाँ पर है टू फॉल इन विथ समवन, देखो यहाँ पर है टू क्या है ये, फॉल इन विथ है, यहाँ भी है फॉल इन विथ, यहाँ पर है समवन, यहाँ पर है समथिंग। इसका मीनिंग समझो, अगर समवन है, कोई व्यक्ति के साथ फॉल इन विथ है, तो इसका मतलब होता है टू बिकम फ्रेंड विथ समवन, किसी के साथ दोस्ती कर लेना, है ना। जैसे यहाँ पर बोला है शी फेल इन विथ अ ग्रुप ऑफ ट्रबल मेकर्स, मतलब कुछ बदमाशों के साथ उनकी दोस्ती हो गई, है ना, उसके ग्रुप के साथ दोस्ती हो गई। तो फॉल इन विथ का मतलब समवन के सेंस में, किसी व्यक्ति के सेंस में है, तो उसका मतलब होता है किसी से दोस्ती कर लेना। लेकिन किसी वस्तु से अगर फॉल इन विथ हुआ है, तो इसका मतलब होता है किसी विचार या फिर किसी आइडिया से सहमत होना, या फिर किसी के आइडिया को एक्सेप्ट कर लेना, किसी के विचार को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे यहाँ पर बोला है इट सीम्ड लाइक ए गुड आइडिया, मतलब ये प्रतीत होता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, सो वी जस्ट फेल इन विथ इट, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ सहमत हो गए या फिर एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर समझ गए आप कि अगर फॉल इन विथ के साथ मतलब समथिंग के साथ फॉल इन विथ है, तो इसका मतलब हुआ कि किसी विचार, किसी के आइडिया से सहमत होना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसके आइडिया को। फिर यहाँ पर है फॉल इन विथ समवन, इसका मतलब किसी व्यक्ति के सेंस में दिया है, तो किसी व्यक्ति से दोस्ती कर लेना फॉल इन विथ होता है। क्लियर। फिर फॉल आउट, वही वाली बात, फॉल इन का मतलब पंक्तिबद्ध होना, तो फॉल आउट का मतलब पंक्ति से बाहर हो जाना। दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है, किसी चीज़ से अलग होना, है ना, किसी चीज़ से अलग होना। जैसे दांत आपके जबड़े से बाहर निकल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये फॉल आउट कर गया, है ना, पंक्ति से बाहर होना, टूटने के सेंस में भी। जैसे हर बेबी टीथ आर स्टार्टिंग टू फॉल आउट, मतलब बेबी टीथ जो है, उसके बेबी टीथ टूटना स्टार्ट हो गए, है ना। तो फॉल आउट का मतलब टूटना भी होता है, किसी चीज़ से अलग होना होता है। क्लियर। किसी के बाल झड़ने के भी सेंस में फॉल आउट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बाल झड़ने के सेंस में, दांत टूटने के सेंस में, या फिर पंक्ति से बाहर होने के सेंस में फॉल आउट होता है। अब किसी व्यक्ति से फॉल आउट कर रहे हो, देखो फॉल आउट है, ये विथ है, किसी व्यक्ति से फॉल आउट कर रहे हो, इसका मतलब आप उससे झगड़े कर रहे हो, है ना, उससे झगड़े कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो। तो फॉल आउट के साथ अगर विथ है, तो इसका मतलब होता है किसी से आर्ग्यू करना, अब किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेना। जैसे यहाँ पर दिया है कि ही लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, आफ्टर फॉलिंग आउट विथ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से झगड़े करने के बाद उसने अपना घर छोड़ दिया, है ना। तो फॉल आउट विथ का देख रहे हो, अगर फॉल आउट विथ है तो इसका मतलब किसी से आर्ग्यू करना, किसी से झगड़ा करना। फिर है फॉल ओवर, ये तो मैं बता चुका हूँ, फॉल ओवर, है ना। फॉल ऑल ओवर जिस समय बताया था उसी समय बता दिया था इसका मीनिंग, तो अब पढ़ लेना एक बारी। चलिए, फॉल का मीनिंग समझ गए। अब यहाँ पर देख लो, एक आता है यहाँ पर फाइंड फॉल्ट विथ, यहाँ क्या है, फाइंड फॉल्ट विथ का मतलब, फाइंड फॉल्ट विथ का मतलब होता है दूसरों में कमी ढूंढना, किसी में दोष निकालना, है ना, किसी का क्रिटिसाइज करना भी होता है फॉल आउट विथ का मतलब। इसका सिनोनिम होता है पिक होल सीन, है ना, पिक होल सीन एक इडियम है, इसको भी ध्यान रखना। इसका भी मीनिंग होता है किसी में कमी निकालना, किसी में दोष ढूंढना, किसी का क्रिटिसाइज करना। और होता है इसका देखो निगल एट, कैविल एट, एक नैगिंग वर्ड आता है, नैग करना, है ना, मतलब किसी में दूसरे में क्या करना, दोष ढूंढना। यहाँ पर नैग बताया, यहाँ पर निगल एट है, यहाँ पर कैविल एट है। तो ये सारे वर्ड जल्दी से अगर आपको कहीं मिल जाता है
तो आप इसके मीनिंग नहीं समझ पाते हो। तो आज से ध्यान रखना, फाइंड फॉल्ट विथ का मतलब पीक होल्स इन, या फिर कह सकते हो पीक होल्स इन का मतलब फाइंड फॉल्ट विथ। निगल एट का मतलब भी सेम, कैविल एट का भी मतलब सेम होता है कि दूसरों में कमी निकालना, दोष ढूंढना, क्रिटिसाइज करना, है ना। शी ऑलवेज पिक्स होल्स इन माई वर्क, वो हमेशा मेरे काम में क्या निकालती हैं, खामियां निकालती हैं, दोष ढूंढती हैं, कमी निकालती है। क्लियर। चलिए इतना ही मुझे बताना था आज के वीडियो में। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा ताकि आप चीज़ों को याद कर पाओ। देख लो, होम के सेंस में, होम के सेंस में क्या है कि अगर होम सिंगल आया है, इसके पहले कोई भी डिटरमाइनर का इस्तेमाल अगर नहीं हुआ है, तो ये क्या कैसे काम करेगा, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम करेगा। और हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले टू का इस्तेमाल नहीं करते या फिर किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके पहले भी कोई भी प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करेंगे। क्लियर। कब नहीं करेंगे होम के पहले, जब होम का इस्तेमाल हुआ हो एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। और होम अगर नाउन की तरह काम किया हो, और नाउन की तरह कब काम करेगा, जब इसके पहले हम कोई डिटरमाइनर का इस्तेमाल करेंगे। और डिटरमाइनर का इस्तेमाल अगर इसके पहले हुआ है, मतलब ये नाउन की तरह काम करेगा, तब इसके पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं एट होम, है ना। एट होम के बारे में कि बी एट होम या फिर फील एट होम का मतलब होता है बी कंफर्टेबल। ठीक है। एट होम के बाद अगर इन आ गया तो इसका मतलब होता है फेमिलियर टू, मतलब किसी चीज़ के प्रोसेस के बारे में जानकारी होना। फिर अगर फेमिलियर टू बता दिया, फेमिलियर विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु से परिचित होना, चिर परिचित होना, है ना, जान पहचान होना। अब जरा देखो फॉल, फॉल के बारे में देखिए। फॉल बाय का मतलब होता है डिक्रीज बाय, मतलब घट जाना, कम हो जाना। फॉल ऑल ओवर का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत स्नेह दिखाना, प्यार दिखाना, प्रेम दिखाना, है ना, रेस्पेक्ट दिखाना। फिर है फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना या फिर कंप्लीट नहीं हो पाना। फॉल अपार्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब टूट जाना या फिर टू स्टॉप वर्किंग। फिर है फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है मैदान छोड़कर भाग जाना या फिर पीछे हटना। फिर है फॉल बैक के साथ अगर ऑन आ गया तो फॉल बैक ऑन का मतलब होता है काउंट ऑन, रेकन ऑन, बैंक ऑन, जिसका मतलब होता है निर्भर होना, सहारा होना, सहारा लेना। ठीक है। फॉल फॉर का मतलब होता है आकर्षित होना, किसी के प्यार में पड़ जाना। फॉल इन का मतलब होता है पंक्तिबद्ध होना, और फॉल आउट का मतलब होता है पंक्ति से बाहर हो जाना। फिर है टू फॉल इन विथ समवन, अगर कोई व्यक्ति के साथ फॉल इन विथ है तो इसका मतलब हुआ कि किसी से दोस्ती कर लेना। फॉल इन विथ किस समथिंग के साथ अगर फॉल इन विथ है तो इसका मतलब है किसी के आइडिया, किसी के विचार को एक्सेप्ट कर लेना, उससे सहमत हो जाना, अग्री हो जाना। क्लियर। फॉल आउट का मतलब होता है लाइन से बाहर हो जाना, पंक्ति से बाहर हो जाना, फिर टूटना और फिर किसी चीज़ से अलग हो जाना। फिर है फॉल आउट विथ, इसका मतलब किसी व्यक्ति से झगड़ा कर लेना, किसी से आर्ग्यू करना। फिर है फॉल ओवर, ये तो बता दिया कि ज़मीन पर गिरना। और फिर बैंकरप्ट हो जाना। फिर टू स्टॉप वर्किंग फॉल ओवर का मतलब होता है। और फॉल ऑल ओवर का मतलब, उसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा स्नेह दिखाना। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में था फाइंड फॉल्ट विथ का सिनोनिम होता है पिक होल्स इन, निगल एट, कैविल एट, नैगिंग, ये सारे वर्ड्स आते हैं फाइंड फॉल्ट विथ का मीनिंग के सेंस में। ठीक है। जिसका मतलब होता है दूसरों में कमी निकालना, दोष ढूंढना, क्रिटिसाइज करना। तो चलिए आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, तो और इस वीडियो को आप लोग शेयर करो, लाइक भी कर देना भाई। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।